Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanitha. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed Section 27 that is relating to extinguishments of right to property. उसके साथ साथ हमने एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया था और एक्विजिटिव और एक्सटिंक्टिव जो है प्रिस्क्रिप्शन उसको भी मैंने डिस्कस करवा दिया था और आपको समझा भी दिया था। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 5 दैट इज मिसलेनियस। सबसे पहले अगर 28 की बात करें दैट इज रिपील्ड और रिपील्ड हो चुका है। अगर हम बात करते हैं 29 की दैट इज सेविंग क्लॉज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अगर हम देखें तो सेविंग क्लॉज हमारे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसमें काफी कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया गया जिसको समझना भी जरूरी है। जैसे 29 का सेविंग क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? कहना कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वॉइड होगा। विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बट अगर इसमें ये कह रहा है कि आप उसके ऊपर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टाइम बार डेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई टाइम बार डेट है उसको आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, लिमिटेशन से वो बार हो चुका है। बट अगर कोई व्यक्ति एक्नॉलेज करता है टाइम बार डेट को, इफ ए पर्सन एक्नॉलेज द टाइम बार डेट देन इट इज डीम्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग जब मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाया था सेक्शन 18 उस टाइम मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। सबसे पहला सेविंग क्लॉज ये कहता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 29 का क्लॉज 1 कहता है नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर ये अप्लाई नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इससे अगर वैसे इसको ज्यादा अच्छे से अगर आप समझना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टाइम बार डेट। टाइम बार डेट के बारे में ये बात कर रहा है कि जो टाइम बार डेट है उसके अंदर आप किसी प्रकार की इसकी एप्लीकेशन नहीं मानकर चलोगे। इसके बाद अगर हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं, अगले सेक्शन पे आते हैं, वेयर एनी स्पेशल और लोकल लॉज प्रिस्क्राइब्स फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन। जब कोई लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ है, वो किसी सूट अपील और एप्लीकेशन के लिए कोई लिमिटेशन जो है डिसाइड कर देता है अपने उस एक्ट में फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द शेड्यूल। जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट का जो शेड्यूल है उससे डिफरेंट है अगर वो टाइम पीरियड, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 अप्लाई होंगे। जो सेक्शन 3 का जो प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई होगा, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है as if such period were the period prescribed by schedule and for the purpose of determining any limitation prescribed suit appeal or application for any special or local law, the provision contained in section 4 to 25 shall apply only insofar as and to extent to which they are not expressly excluded by special law or local law। अब हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्पेशल लॉ, व्हाट इज लोकल लॉ। बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिए आप, बेयर एक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं सेक्शन हम 26 की अगर बात 29 के क्लोज 2 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 29 का क्लोज 2 यही बात कहना चाह रहा है कि जब भी कोई स्पेशल लॉ है और कोई ऐसा लॉ है जिसमें प्रिस्क्राइब्ड है कुछ टाइम पीरियड, कुछ स्पेशल लॉ में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, तो वो प्रिस्क्राइब जो पीरियड है वो वहां पर अप्लीकेबल होगा। उस मैटर में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हालांकि जो प्रोविजन है सेक्शन 3 के वो अप्लाई होंगे, उस तरीके से होंगे अगर वहां पर उसे एक्सक्लूसिवली उसे बार ना किया गया हो तो तब उसको अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि कौन सा लॉ सेक्शन 29 सबसे पहले बात कर रहा है कि अगर इसका क्लोज 2 कहता है कि कोई भी स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ है और कोई भी लोकल लॉ है। सबसे पहले समझिए स्पेशल लॉ क्या होता है। फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, और आप कह सकते हो कि नॉर्मल सेंस में अगर आप एग्जांपल समझो
तो जो पर्सनल लॉ होते हैं वो स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, जो स्पेशली बनाए गए हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, शरीयत एक्ट है, क्रिश्चियन से रिलेटेड जो एक्ट हैं वो वाले एक्ट जो हो गए, या आप SC ST एक्ट की बात कर सकते हो, जो स्पेशली जो है वो SC ST के लिए बनाया गया है। लोकल लॉ में अगर हम बात करते हैं, जैसे म्युनिसिपल लॉ हो गए, स्टेट लॉ हो गए, जो सिर्फ एक स्टेट में लागू होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक लिमिट में, किसी दायरे में वो लागू हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, लोकल लॉ हो जाएंगे, स्पेशल लॉ फॉर स्पेशल पर्पस के लिए। अब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, उसमें कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उनके अंदर, तो कह रहा है सेक्शन 3 अप्लाई होगा लिमिटेशन एक्ट का इफ नॉट एक्सक्लूडेड, इफ नॉट एक्सक्लूडेड। जो सेक्शन 3 में जो कंसेप्ट दिया गया है 4 से लेकर, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 तक, जो सेक्शन 4 to 24 जो है वो अप्लाई होंगे, अगर एक्सक्लूडेड है तो अप्लाई नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहना चाहता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो आप ये कह सकते हो कि जब भी, जैसे मान लीजिए अपील के रिगार्डिंग, अपील के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं किसी भी, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करो, उसमें डाइवोर्स के लिए आप अपील कर सकते हो, उसमें 90 डेज का टाइम पीरियड, ऐसे कुछ अपील का टाइम पीरियड है। अगर उसमें स्पेशली मेंशन है तो ये जो है क्या करेगी, ओवरराइड कर देगी, ये जो टाइम पीरियड है ओवरराइड कर देगा इंडियन लिमिटेशन एक्ट को। ये कहना चाह रहा है सेकंड क्लोज। तो सेकंड क्लोज को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशल लॉज होते हैं वहां पर उनकी ही खुद की जो स्पेशल लॉ की जो एप्लीकेशन रहेगी। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसमें एक वर्ड है इसमें, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड? इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या कुछ है ये सारा का सारा सिस्टम। अगर हम इस वर्ड की बात करें, द टर्म एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, अगर मान लो किसी स्पेशल लॉ है और लोकल लॉ है, उसमें साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया कि द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट विल नॉट, शैल नॉट अप्लाई, द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई, तो ये एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसली एक्सक्लूड हो चुका है, शैल नॉट अप्लाई। तो अगर मान लो उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं लिमिटेशन के, स्पेसिफिकली लिमिटेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं, उस सेंस में क्या होगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है 4 to 24 नॉट अप्लाई। अगर कोई स्पेसिफिकली नहीं दिए गए हैं, देन वेदर, चाहे वहां पर अलग से लिमिटेशन पीरियड दे दिया हुआ, फिर भी ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ये बात कहना चाह रहा है सेक्शन 29 का क्लोज 2। और सेक्शन 29 कहां पर अप्लाई हो रहा है? एनी सूट की बात हो रही है, एनी अपील की बात हो रही है, और एनी एप्लीकेशन की बात हो रही है। ये बातें इसमें कही जा रही हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविजन पे। वो कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ, किसी भी दूसरे लॉ में कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू मैरिज और डाइवोर्स, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट। इस एक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस प्रकार के लॉ पर अप्लाई होगा। कहने का मतलब है मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड जो स्पेशल एक्ट्स हैं, जो स्पेशल लॉ है, उनमें जो प्रोविजंस हैं वही अप्लाई होंगे, उसके अलावा कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्लोज 4 की बात करें तो वो कहता है कि सेक्शन 25 और सेक्शन 26 जो डेफिनेशन दी गई है ईजमेंट की इन सेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू केसेस अराइजिंग टेरिटरी। कह रहा है कि जहां पर ईजमेंट एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा जिन एरिया में, वहां पर भी ये उनकी एप्लीकेशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज क्लोज 1 जो है वो बार कर रहा है। इससे पहले हम 29 का एक केस लो है इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 29 का एक केस का नाम है, उसको आप डिस्कस कीजिए। केस का नाम है मुकरी गोपालन, मुकरी गोपालन
वर्सेस चेपिलेट पुथानपुरैयल, ये केस है। इसमें ये बात कही गई थी, इसमें क्या प्रोविजन निकल के आया, इसमें जो है सेक्शन 18 जो था केरला रेंट कंट्रोल एक्ट था, केरला रेंट एक्ट है 1965 का, उसका इश्यू इसमें राइज हुआ था। ये केस 1995 का है। इसमें क्या इश्यू राइज हुआ था कि जो सेक्शन 18 है केरला रेंट एक्ट का, उसमें कोर्ट का एक लिमिटेड पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया था। तो कह रहा है कि उस प्रोविजन के अंदर क्या सेक्शन 4 से 24 अप्लाई होंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो दिए गए हैं सेक्शन 4 से लेके 24 तक विल अप्लाई, एंड इन केसेस ऑफ अपील सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो क्या है सफिशिएंट कॉज से डील करता है वो भी अप्लाई होगा। ये बात इसमें कही गई थी। तो कहने का मतलब है जब कुछ एक्सक्लूजन नहीं है तो उस मामले में कोई इश्यू अराइज नहीं हुआ, कोई एक्सक्लूड कर दिया गया फिर कोई इश्यू अराइज हो सकता है। तो 29 क्लोज 1 की अगर हम बात करें, अगर सेक्शन 29 का अगर हम चार्ट बना लेते हैं, सेक्शन 29(2), सेक्शन 29(3) और सेक्शन 29(4), पहला बात कर रहा है सेक्शन 25 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो है टाइम बार डेट से रिलेटेड। ठीक है, आप इसे पॉइंट वाइज कर सकते हो। इसमें क्या है, कोई स्पेशल लॉ की बात कर रहे हैं, स्पेशल और लोकल लॉ में कुछ है तो उसके हिसाब से चलेगा। 29(3) कह रहा है कि मैरिज और डाइवोर्स के मैटर में, मैरिज और डाइवोर्स के मैटर में कह रहा है कि जो भी स्पेशल एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। 29(4) कह रहा है कि वेयर ईजमेंट एक्ट नॉट एक्सटेंड, वेयर ईजमेंट एक्ट नॉट एक्सटेंड, एक्ट नॉट एक्सटेंड no provisions of section 25 or 26 will, section 26 shall apply। तो सेक्शन 25 में एक्विजिशन बाय ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमने किया था और 26 में रिवर्सनर्स के राइट थे, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो ये बात है, ये इसका क्या है, मेन आप कह सकते हो क्रक्स है। और मैंने अपने लेवल पर बेस्ट करवाने का प्रयास किया है, फिर भी हो सकता है आदमी क्या है, टू एयर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला है, तो हो सकता है कोई गलती रह गई। अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां रह गई है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया है, ये गलत है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप रिवीजन भी करते रहिए क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching. Have a nice day.